ओम शांति। आज 28 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं, जिनमें प्यारे बाबा हम बच्चों को आपस में मिलजुल कर रहने के लिए शिक्षा देते। जैसे कि बाबा हमेशा कहते, बच्चे तुम एक ऐसी दुनिया में जाने वाले हो जहाँ सब चीरखंड होकर रहेंगे। चीरखंड होकर रहेंगे माना कोई मतभेद नहीं होगा, सबका एक मत होगा, एक जैसे होंगे, एक सोच के होंगे। एक सोच के होंगे माना एक पैटर्न के होंगे, संस्कार समान, संस्कार में समानता होगी, विरोधाभास नहीं होगा। तो कहाँ होंगे? वहां होंगे। यहाँ पर सब कैसे हुए पड़े हैं? अभी लून पानी हुए पड़े हैं। लून पानी का मतलब भी क्या है? एक दूसरे के प्रति विरोध के भाव है, राइट और रॉन्ग के भाव। चीरखंड कब तक नहीं हो सकते? जब तक हम सब ये ना मान लें कि सब राइट है। चीरखंड होने के लिए एक ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। नो बडी इज रॉन्ग। केवल एक सिद्धांत पे अगर हम सब चल जाएं तो आप देखो बड़ा आसान होता है दूसरे की बातों को स्वीकार करना। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना, ये मानना कि किसी का कोई दोष नहीं है। एक निर्दोष दृष्टि ही ऐसी है जिसके लिए कुछ सिद्धांतों को जीवन में याद रखना पड़ता है। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला अच्छे से अच्छा। अब दो बातों में फर्क भी है। कोई कोई यहाँ पे आकर के बड़े इमोशनल हो जाते हैं, कहते हैं अब कोई पाप कर रहा है, कोई किसी का कत्ल कर रहा है, कोई किसी के साथ गलत काम कर रहा है, तो वो अच्छा कैसे हो सकता है? वो अच्छा आपके हिसाब से बात नहीं की जा रही है, वो ड्रामा के हिसाब से बात की जा रही है, समय काल परिस्थिति के हिसाब से बात की जा रही है, कर्म के सिद्धांत के हिसाब से बात की जा रही है। जब भी आप किसी भी चीज को, बहुत ध्यान से सुनना, बाबा बहुत प्यारी बात बुलवाने वाले हैं। जब भी आप किसी भी चीज को पर्सनल परसेप्शन से देखोगे तो आपको वो सही और गलत दिखाई देगी। लेकिन जब आप उसे समग्र दृष्टि से देखोगे, समग्र सबकी दृष्टि से देखोगे उसको, तो आपको वही चीज सही नजर आनी शुरू हो जाएगी। जैसे जब आप मूवी को खाली हीरो की दृष्टि से देखोगे, तब आपको केवल हीरो ठीक नजर आएगा। लेकिन जब उसे विलेन की दृष्टि से देखोगे तो विलेन ठीक नजर आएगा। और जब आप उसे दोनों की दृष्टि से देखोगे तो सब कुछ ठीक नजर आएगा, क्योंकि हीरो को हीरो बनाने वाला भी विलेन ही है। सबसे गहरी बातें हैं ये। इन बातों को ना समझने के कारण इंसान सुखी और दुखी है। लेकिन जब वो समझ जाता है कि परिस्थितियां स्व स्थिति की पहचान है। अगर परिस्थितियां ना होती जीवन में तो किसी को पता ही नहीं चलता कि आपकी स्थिति क्या है। एग्जाम्स नहीं होते तो किसी के इंटेलिजेंस का टेस्ट ही ना होता, वो कितना विद्वान है, वो कितना समझदार है। उलझने ना होती तो पता ही नहीं चलता कि सुलझाने की शक्ति कितनी है। विघ्न ना होते तो पता ही ना चलता कि विघ्न विनाशक स्थिति किसका नाम है। असभ्यता ना होती तो सभ्यता की कोई वैल्यू ना होती। बुराई ना होती तो अच्छाई कोई वैल्यू नहीं होती। ना समझी ना होती तो समझदारी की कोई वैल्यू ना होती। अज्ञान ना होता तो ज्ञान की कोई वैल्यू ना होती। अंधेरा ना होता तो प्रकाश की कोई वैल्यू ना होती। हमें सब बातों को समग्र दृष्टि से देखना सीखना चाहिए, तो फिर हमें सब कुछ चीरखंड नजर आएगा। नहीं तो हम क्या करेंगे? हम गलत को गलत बोलकर गलत के साथ, आप पता है, आप बहुत सुंदर सिद्धांत देखो, बाबा ने भी साइकोलॉजिकल याद दिलाया। आप ना किसी बुरे आदमी की भी ना तारीफ कर दो, आप देखो वो आपका अपना हो जाएगा। आप करके देख लेना। आप बस उसको इतना बोल के देखो, नहीं नहीं आप भी अपनी जगह ठीक है। बस इतना ही बोलो। आप ये नहीं बोल रहे हो कि तुम गलत हो या नहीं हो, बस ये बोल दो नहीं नहीं आप भी अपनी जगह ठीक। और सच पूछो तो अपनी जगह तो वो ठीक ही है, जहां पर भी वो है। ये मेरी चॉइस है कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ, लेकिन अगर मुझे विलेन बनना है तो विलेन की दृष्टि से मुझे वैसा ही होना चाहिए ना जैसा वो है। अब आप सोचो, राक्षस राम के तरीके से सोचना शुरू करते हैं तो रावण के राज्य में कैसे रहेंगे? सोचो। हाँ कि ना? समझ में आई ये वाली बात? फिर वो राक्षस में थोड़ी रहेंगे, फिर तो सेना बदली हो जाएगी उनकी।
बट अगर उन्हें उसके राज्य में रहना है तो उन्हें वही होना पड़ेगा जो उनका सरदार है। अंडरस्टैंड वेरी क्लियर। तो हमें जब ऐसा तो फिर आराम से हम शीरखंड रहेंगे, अदरवाइज करेंगे तुम राइट मैं रॉन्ग वो राइट, इस चक्कर में हम लून पानी रहेंगे और कोई कारण नहीं। जब ड्रामा में सब कुछ कल्याणकारी है, जब ड्रामा एक्यूरेट है, तो आज से मैं आपको सही बता रहा हूं, आप करके देखना। बस केवल हर चीज को ये देखना, मेरे लिए ये इम्परफेक्ट हो सकता है लेकिन ड्रामा के लिए ये परफेक्ट है कि नहीं है। बस एक दृष्टि, आप देखना ऐसे सोचते ही ना आप एकदम हल्के हो जाओगे। आपकी नजर से आपके कंफर्ट के हिसाब से वो नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन ड्रामा की वो डिमांड है, ड्रामा को वो बेहतर बना रहा है, ड्रामा में वो बहुत कुछ चीजें अच्छी कर रहा है। अच्छा अब आपको सोचो, हद क्या कर, अब यहां पर भी हद और बेहद आ गई। जब मैं केवल पर्सनल कंफर्ट के परसेप्शन से सोचूंगा तो मुझे चीजें सही गलत नजर आएंगी, और जैसे ही मैं उन्हें बेहद की दृष्टि से सोचूंगा तो मुझे कुछ भी गलत नजर आएगा ही नहीं, क्योंकि बेहद में कुछ भी गलत है ही नहीं। बेहद में अगर फसल इंपॉर्टेंट है तो खरपतवार भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, खरपतवार भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन हमें ये बातें समझ में आ गई उसी दिन हमें कर्म की, कर्म के खातों की, कर्म की सजाओं की, कर्म की प्राप्तियों की समझ आ जाएगी। किसी भी कर्म का फल बिना चुनौतियों के तैयार ही नहीं हो सकता, और चुनौती का लेवल ये बताएगा कि फल का लेवल क्या होगा। अगर चुनौती का लेवल छोटा है तो फल भी छोटा ही है। जितनी बड़ी चुनौती उतना बड़ा फ्रूट। आप प्रकृति के अंदर भी देख लेना, फसलों की चुनौती कम होती है इसलिए उनकी उम्र भी कम होती है, पेड़ों की चुनौती ज्यादा होती है इसलिए उनकी उम्र भी ज्यादा होती है। फल और फूल में भी यही बात है, आप देखो उनको समग्र दृष्टि से, चुनौती छोटी, उम्र भी छोटी, चुनौती बड़ी, उम्र भी बड़ी। दुनिया में चुनौतियां ही जिंदा रखती हैं, चुनौतियां ना हो तो जीवन खत्म हो जाता है, चुनौती होती है तो वो जीने की इच्छा को बड़ा करती है, जीवन को बड़ा करती है, दोनों दृष्टि से, दोनों दृष्टि से। मैं जब मैंने पहले भी ऐसे सुनाया है एक इंटरव्यू के बारे में, देखो आप, ये फिल्म एक्टर हैं अमिताभ बच्चन, उनके बारे में ये बात थी कि जब वो 55 साल की आयु के आसपास थे तो हाँ कहते हैं भाई दिवालिया की स्थिति उनकी हो गई थी, सब कुछ उनका चला गया। तो वो आदमी अंदर अपने कमरे के अंदर गया और शायद एक हफ्ते बाद वो बाहर निकला, सारा चिंतन करने के बाद। तो उस आदमी का पहला निर्णय क्या था? पहला निर्णय था कि मैं जिम जाऊंगा। 55 साल की उम्र में व्यक्ति पहली बार जिम गया। क्यों? उसने कहा कि यदि मुझे अपने जीवन में अपनी इस चुनौती से लड़ना है तो सबसे पहले मुझे जिंदा रहना होगा, और जिंदा रहने के लिए मुझे स्वस्थ रहना होगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, तब मैं एक लंबी पारी खेलूंगा और तब मैं इससे बाहर आऊंगा। और रेस्ट इज द हिस्ट्री। उसके बाद आज वो कितने अमीर और कितने सफल हुए उसके बाद सब जानते हैं। जीवन में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लाइफ को जब चुनौती आती है तो उस चुनौती से लड़ने की तैयारी शुरू हो जाती है। विजेता ऐसे सोचते हैं, डिप्रेस आदमी कैसे सोचेगा, अब तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, सब बर्बाद हो गया है। यही दृष्टिकोण है, विजेता कैसे लेगा और हारने वाला कैसे। यही बात हमें सोचनी है। अगर मुझे एक ऐसा संसार लाना है जिस संसार में सब प्रेम से रहेंगे, जिस संसार में सब मिलजुल कर रहेंगे, तो संसार का संस्कार यहां डालना है।
उस संसार का संस्कार यहां डालना है। इसका मतलब पहले वो चीज मेरे कर्मों में यहां दिखेगी, तभी उसका संस्कार बनकर मेरे साथ यहां से वहां चलेगा। और उसके लिए मुझे मेरी दृष्टि में क्या चीज डालनी पड़ेगी? समग्र दृष्टि। मुझे ड्रामा को समग्र दृष्टि से देखना पड़ेगा। अगर मेरी दृष्टि में समग्रता नहीं आई तो मैं लाइफ में कभी भी आगे नहीं जा सकूंगा। इंपॉर्टेंट। तो चीरखंड होने के लिए सब कल्याणकारी है। मेरे को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो ड्रामा की जरूरत है। और मुझे क्या पसंद होना चाहिए? मुझे क्या पसंद होना चाहिए? जो मेरे बाप को पसंद है। और मेरे बाप को ड्रामा बहुत पसंद है। ये कैसे पता चलता है कि मेरे बाप को ड्रामा पसंद है? क्योंकि वो खुद क्या कहता है, मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। और जिसने खुद ड्रामा के बंधन को स्वीकारा हो, वो चीज उसे पसंद ही होगी। जिसका एग्जाम्पल भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को ओखली से बांधा हुआ दिखाया गया है। उसे अपनी माँ का बंधन पसंद है। इसलिए ड्रा माँ, ड्रामा भी हमारी माँ है। और उस माँ का बंधन हमारे शिव बाबा को भी पसंद है। वो भी उसका बच्चा बन गया है। उसने भी उस बंधन को स्वीकारा है। तो अगर सब कुछ ड्रा करना है, ड्रा करना मतलब इक्वल कर लेना। जब मैच होता है तो मैच जब ड्रॉ हो जाता है तो दोनों बराबरी पर आ जाते हैं। दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाता है, ना कोई हारा ना कोई जीता। तो ड्रा माँ, है ना? तो ड्रॉ करने वाली माँ जो सब कुछ ड्रॉ कर दे, ऐसी माँ है ड्रामा, जिसमें ना किसी की हार है ना किसी की जीत। जो मैसेज देती है सिमिलरिटी का, इक्वलिटी। तो जब सिमिलरिटी एंड इक्वलिटी एस्टेब्लिश्ड हो जाएगी, उसी संसार का नाम होगा स्वर्ग। तो जो ड्रामा के राज को सही से समझ गया, वही भगवान के राज को समझ सकेगा। वही दुखों से ऊपर उठ सकेगा। वही सुख को समझ सकेगा। समझ आई बात? हम्म। तो चीरखंड होकर के रहना कितना इंपॉर्टेंट। इसी के लिए बाबा ने कहा कि जो तुम्हारी नॉलेज, कब तुम्हें ऐसी नॉलेज कनेक्शन में आएगी, कब तुम अपने शरीर से ऊपर उठ करके अपने संस्कारों के बारे में समझोगे, अशरीरीपन के बारे में समझोगे, जब तुम्हारा त्रिनेत्र खुल जाएगा। मेरा त्रिनेत्र खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है, ये किससे पता चलने वाला है? यदि मैं लिख लो, यदि मैं रोल के परसेप्शन से चीजों को देखती हूँ, आज मैं कौन हूं की दृष्टि से अगर मैं चीजों को देखूंगी, तो मेरा त्रिनेत्र बंद ही रहेगा। चाहे भले ही मुझे कितने ही मैं बीके बन जाऊं, कुछ बन जाऊं। मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ वैसा क्यों, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो वैसा क्यों कर रहे हैं। अगर इस तरह की दृष्टि मेरी है, तो समझ जाइए, हाँ, कि मैं रोल की दृष्टि से संसार देख रही हूँ। जब मैं सोल की दृष्टि से संसार देखूंगी, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कुछ नहीं है, अकाउंटिंग है। जो मैंने 84 जन्म लिए हैं, उन 84 जन्मों में जो मैं अकाउंट क्रिएट करके आई हूँ, ये जन्म मेरा अकाउंट सेटलमेंट का जन्म है। जहां मुझे अपने सारे अकाउंट सेटल्ड करने के बाद वापस अपने पहले जन्म के लिए कूच करना है। सो दैट्स वाई जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ में, ये मेरे किए हुए का ही परिणाम है। इसलिए मेरे मन में ये नहीं आना चाहिए कि व्हाई मी। त्रिनेत्र का मतलब ही है कि मैं ही जिम्मेदार हूं। मैं ही जिम्मेदार हूं। इसे त्रिनेत्री कहते हैं। ओनली आई एम रिस्पॉन्सिबल। नो बडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मी। ओनली आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग वॉट आई कैरी। जो भी कुछ मेरे जीवन में मेरे पास है, वो सब मेरे ही कारण है। नो बडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कोई और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। समझ आई सबको बात? सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को बाबा के ही शब्दों में।